सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशी से होंगे। तो लास्ट हमारा जो लेक्चर रहा है उसमें हम लोग इंडेफिनिट टेंस की बात करते हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ चले गए थे कि इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है कि जिसमें सामान्यतः होने वाली घटनाओं के बारे में, परिचय के बारे में या वर्णन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब अगर ये घटना, ये परिचय, ये वर्णन अगर भूतकाल का होगा तो हम वाक्य का निर्माण कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखा, दोनों तरह के सेंटेंसेस हमने बना करके देखे कि अगर किसी कार्य को या किसी एक्शन को अगर कोई सेंटेंस डिनोट होता है, जैसे कि भूतकाल में किसी कार्य का होना मात्र दर्शाया जाता है, तो वहां पर हम किस तरह से वाक्यों का निर्माण करते हैं, और अगर भूतकाल का कोई परिचय दिया जाता है तो हम वाक्यों का कैसे निर्माण करते हैं। तो टेंस और ट्रांसलेशन हमारा साथ में चल रहा है, तो दोनों को हम लोग कंबाइन करके चल रहे हैं, जिससे हम एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग वाक्यों का निर्माण भी अच्छे से कर पाएं। उसके बाद हम लोगों ने जो बात की थी वो एडवर्ब्स के बारे में बात की थी कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन कौन से वाक्यांश हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकती हैं, जिससे हम लोग पास्ट टेंस को पहचान सकें कि भाई ये अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस में जाएगा। अगर एक एडवर्ब है जो केवल पास्ट टेंस को दर्शा रहा है तो ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। एक से अधिक है तो वहां पर हमारा पास्ट टेंस जो है वो कई बार कॉन्टिन्यूस में चल जाता है, कई बार परफेक्ट में चल जाता है, कई बार परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चल जाता है। उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम उस टेंस को पढ़ेंगे कि कैसे मल्टीपल यानी एक से अधिक एडवर्ब आकर के उसके समय को निर्धारित कर देते हैं और हमारे लिए उस क्वेश्चन का आंसर लगा पाना बहुत ही आसान हो जाता है और बस यूं चुटकियों में काम हो जाता है। एडवर्ब पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा एडवर्ब लगेगा तो कौन सा टेंस होगा। ठीक है गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए इसका पास्ट टेंस का जो हमारा लेक्चर था उसका सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं, जहां हम रूल्स पे बात करने वाले हैं कि नियम पूर्वक कौन कौन से वाक्य जो हैं वो भूतकाल में जाने चाहिए या सामान्य भूतकाल में जाने चाहिए। चलिए, तो पहले नियम से हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। एक विद्यार्थी की डिमांड थी कि सर हिंदी लेके आइए, थोड़ी सी हिंदी लिख करके लाइए, है ना। तो गाइस, हिंदी में ज़्यादातर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं क्लासरूम में ही लिखता हूँ थोड़ा बहुत। उसके अलावा जो हिंदी की आवश्यकताएं हैं वो मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे जैसे हमारा टेंस आगे बढ़ रहा है ना, हिंदी की डिमांड कम होती चली जाए, क्योंकि हिंदी से हिंदी में सारी चीज़ें समझेंगे तो हिंदी अच्छी हो जाएगी। तो थोड़ी हिंदी की सहायता से अंग्रेज़ी समझते हुए चलते हैं और काम अंग्रेज़ी में करते हैं, ताकि अंग्रेज़ी भी साथ के साथ अच्छी हो। ऐसा ना हो कि हिंदी बेहतर होती चली गई और इंग्लिश में जहाँ थे वहीं रह गए। तो आपका कंसर्न मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ दोस्तों कि हिंदी की आपको आवश्यकता क्यों है, लेकिन थोड़ा सा अब अपने हिंदी के कंफर्ट को छोड़ करके अंग्रेजी की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि हम वाक्यों का निर्माण प्रारंभ कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा नियम आता है टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है कि कंप्लीटेड एक्शन का क्या मतलब हो गया कि ऐसा कार्य जो भूतकाल में समाप्त हो चुका है, ऐसा कार्य जो भूतकाल में समाप्त हो गया। अब देखो भाई, भूतकाल की सबसे अच्छी बात यही है हुआ, अथवा आप लोगों के लिए ऐसा लिख देता हूं हो गया। ठीक है, चलिए, तो ऐसा कार्य जो भूतकाल में समाप्त हो गया, तो भूतकाल में कार्य का समाप्त होना जरूरी क्यों है। अगर भूतकाल में समाप्त नहीं हुआ तो वो वर्तमान तक आ जाएगा और फिर वो प्रेजेंट टेंस में अपना सेंटेंस बनाता है, पास्ट टेंस में अपना सेंटेंस नहीं बनाता। जैसे कि कल मैं पढ़ाई कर रहा था या कल मैंने पढ़ाई की, लेकिन कल से अगर अभी तक मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं यही बोलूंगा ना कि मैं अभी पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो जो कार्य भूतकाल में यानी कि अब से पहले समाप्त नहीं हुआ है, वो कार्य निरंतर चलते हुए वर्तमान में आ जाता है और वर्तमान में आकर के भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अपना सेंटेंस बना लेता है। इसलिए भूतकाल के कार्यों का भूतकाल में समाप्त हो जाना आवश्यक है। अच्छा रहता है अगर भूतकाल में अगर वो कार्य समाप्त हो जाता है। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल क्या मिलता है, माई टीचर टॉट मी अबाउट द प्लैनेट्स, मून एंड स्टार्स इन द थर्ड ग्रेड। अब एक छोटी सी बात है, अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कि यहाँ पर आप टीच के अकॉर्डिंग कोई वर्ब भरिए,
टीच की कौन सी फॉर्म भरेंगे, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, सेकंड भरेंगे, आईएनजी फॉर्म भरेंगे, कोई से भरेंगे, तो क्यों भरेंगे? तो सीधी सी बात यहाँ पे क्या है कि मेरे टीचर ने मुझे प्लैनेट्स के बारे में बताया, ग्रहों के बारे में, चंद्रमा के बारे में और तारों के बारे में बताया। कब? इन द थर्ड ग्रेड, यानी कि जब मैं तीसरी कक्षा में था। तो जब मैं तीसरी कक्षा में था तो वहां पर कोई कार्य पूर्ण हो चुका था। क्या कार्य पूर्ण हो चुका था या क्या कार्य समाप्त हो चुका था? मुझे ग्रहों के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में पढ़ाना, ये कार्य था जो कि समाप्त हो चुका था। सेकंड, आर लोकल हाई स्कूल हेल्ड अ कार वॉश टू रेज मनी फॉर द बैंड। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि हमारे स्कूल ने एक कार वॉश का आयोजन रखा ताकि पैसा उठाया जा सके बैंड के लिए। ठीक है, तो बैंड के लिए पैसा उठाना था तो हमने क्या किया? हमने कार वॉश का आयोजन किया मतलब वो आयोजन जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, भूतकाल में ही खत्म हो गया है। इसलिए होल्ड की हमें कौन सी फॉर्म मिल गई? सेकंड फॉर्म मिल गई। किसकी मिली? होल्ड की। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुके हैं या हो गए हैं, उनको दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल वहां पर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड नियम यहां पर क्या आता है? टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट, भूतकाल में जो आपकी आदतें रही है। ठीक है, जैसे कि बचपन में आपकी बहुत सारी आदतें थी, मिट्टी खाने की आदत है, दिन भर रोते रहने की आदत, तो ये सारी की सारी आदतें अब तो नहीं है। अभी भी है क्या इस क्लास में कोई जो मिट्टी विट्टी खाता है? ऐसी हरकतें अभी भी है क्या? अब तो नहीं है ना ऐसी हरकतें जो बचपन में थी। तो ऐसी हरकतें या ऐसी आदतें, हरकतें तो नहीं कहूंगा, ऐसी आदतें जो बचपन में थी या पहले थी अब नहीं है, तो ऐसी आदतों को हम क्या बोल देंगे? भूतकालिक आदत। हालांकि इसके लिए मैं शब्द सामान्यतः दूसरा प्रयुक्त करता हूं, भूतकालिक आदत या फिर आदतन क्रिया। आदतन क्रिया का मतलब ऐसा काम जो आदत के स्वरूप किया जाए। ठीक है, जब मैं आदतन क्रियाओं की बात करता हूं तो मुझे हमेशा से एक चीज का कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन प्लीज आप लोग मेरा दूर कर देना, कि आदतन क्रिया और दैनिक कार्य, इन दोनों में क्या अंतर होता है? क्या इन दोनों में कोई अंतर होता भी है या नहीं होता? यानी भूतकाल में मेरी कुछ आदतें थी, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुबह जल्दी उठना मेरी आदत थी, लेकिन मेरी आदत होने के साथ साथ वो मेरी दैनिक क्रिया भी थी, दिनचर्या भी थी कि भाई मैं सुबह जल्दी उठता था, सुबह जल्दी उठने की आदत थी, बात तो एक ही। अब आप उसे दिनचर्या में रखोगे या आदतन क्रिया में रखोगे, तो अगर इसमें कोई अंतर हो सकता है तो प्लीज मुझे बताना कि दैनिक क्रियाओं में और आदतों में क्या अंतर हो सकता है। क्या सारी दैनिक क्रियाएं आदतें होती हैं, या सारी आदतें दैनिक क्रिया होती है, या कुछ आदतें दैनिक क्रिया और आदत दोनों होती है, और कुछ आदतें केवल आदत होती है, दैनिक क्रिया नहीं होती। ठीक है, रिपीट करके सुन लेना, मैंने 4 ऑप्शन क्या दिए। तो ये यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक्सप्रेस द हैबिट इन द पास्ट, भूतकाल में किसी व्यक्ति की यदि कोई आदत रही हो तो उसे दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ही ऑलवेज टोल्ड लाई इन हिज चाइल्डहुड। अब देखो, इन हिज चाइल्डहुड हमारे को एक चीज मिली, हमने एडवर्ब्स के टाइम में सबसे लास्ट जो डिस्कस किया था वो कुछ ऐसा ही था ना। एडवर्ब्स में सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, एक बार देखना पुराने वाले वीडियो में, ऑलवेज। अब कई बार स्टूडेंट जो हैं वो कहते हैं कि सर ऑलवेज के साथ तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, अब आप ऑलवेज के साथ लगा रहे हो सिंपल पास्ट टेंस, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इसी लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने कहा है कि जब एक से अधिक एडवर्ब्स आते हैं तो उसका सामूहिक अर्थ देखा जाता है कि वो दोनों एडवर्ब मिलकर के क्या अर्थ दे रहे हैं, उसी से हम तय करेंगे। तो यहां पर हमें एक एडवर्बियल फ्रेज तो ये मिल गया, इन हिज चाइल्डहुड, यानी उसके बचपन के समय में, तो भूतकाल की बात हो रही। फिर आ रहा है हमेशा, ऑलवेज। तो ऑलवेज कब? अभी ऑलवेज नहीं, उसके बचपन में हमेशा, अभी हमेशा नहीं। जैसे कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, अब मैंने ये बात करी है अभी की कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, तो ये ऑलवेज तो चल जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अगर यही मैं बात करूं कि मैं जब बचपन में, जब मैं छोटा था तब मैं हमेशा सच बोलता था, तो बचपन में और हमेशा दोनों मिलकर के पास्ट टेंस को दर्शा रहे हैं। तो
तो यहां पर ये हमें देखना है कि चाइल्डहुड जो है, इन हिज चाइल्डहुड जो है उसके पास्ट टेंस को दर्शाता है, और ऑलवेज जो है वो उस चाइल्डहुड वाले ऑलवेज के लिए आया है, ना कि अभी वाले ऑलवेज के लिए। तो यहां पर हमें अगर टेल के अकॉर्डिंग वर्ब भरनी है तो टेल की सेकंड फॉर्म में भर दूंगा टोल्ड, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे ही डैश अ सॉन्ग वेन एवर ही वॉन्टेड, ठीक है। तो अब यहां पर मैं दो वाक्य लेकर के आया हूं और दोनों वाक्यों में मैंने अंडरलाइन लगा रखा है, एक सेंग पे लगा रखा है और साथ में एक वांटेड पे लगा रखा है। तो यहां पर मुझे मिला सिंग, क्या मिला मुझे यहाँ पे, यहां मुझे मिल गया सिंग और यहां मुझे मिल गया वांट। तो यहां मुझे सिंग के अकॉर्डिंग भरना है और यहां मुझे वांट के अकॉर्डिंग भरना है, राइट। तो अब जब मैं इसे ध्यान से देखता हूं तो एग्जामिनर जब मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो या तो ये वाला हिस्सा मुझे देख करके और यहां सवाल पूछ लेगा, बात समझ में आ रही है, या तो मुझे ये वाला हिस्सा एज इट इज देगा और खाली जगह छोड़ेगा ये वाली, और या फिर क्या करेगा, या फिर ये वाला हिस्सा मुझे पूरा का पूरा देगा और सवाल मुझसे यहां पूछेगा। बात समझ में आई, यानी कि एक सेंटेंस तो वो पूरा देगा, ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों सेंटेंस खाली छोड़ दे और उससे फिर सवाल पूछ ले, क्योंकि ऐसे सवाल पूछने में उसको फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाती है, किसके साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ। ऑब्जेक्ट के साथ कैसे मेहनत करनी पड़ती है कि मान लीजिए वो दोनों जगह खाली छोड़ रहा है और दोनों ही जगह आपसे भरवाना चाह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो किसी एक ही टेंस के चार ऑप्शन देगा, या तो चारों प्रेजेंट टेंस के दे देगा, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर चारों पास्ट टेंस के दे देगा, पास्ट और प्रेजेंट के मिक्स करके नहीं देगा, क्योंकि वेनेवर जो है ये पास्ट में भी कंडीशनल, पास्ट में भी सेंटेंसेस बनाता है कंजक्शन बनके और प्रेजेंट में भी बनाता है, ठीक है। तो अगर मुझे ये सवाल किसी से पूछना है तो मेरे पास सवाल पूछने के हो गए तीन तरीके। पहला तरीका, ही sang a song whenever he dash। दूसरा तरीका, he dash a song whenever he wanted। दो तरीके तो ये हो गए जो मैंने ब्रैकेट बना रखे हैं। और तीसरा तरीका क्या हो गया कि दोनों ही जगह खाली छोड़ दूं और नीचे जो आपको ऑप्शन दूं वो किस तरह के दूं, पहला दे दिया सिंग, दूसरा दे दिया वांट। पहला दे दिया sang, दूसरा दिया वांट, तीसरा फिर से दिया sang और वांटेड, और चौथा ऑप्शन मैंने यहां पे ले लिया सिंग एंड हैड वांटेड। अब देखो मैंने यहां क्या किया कि पेयर ऐसे बनाए हैं जिससे हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि भाई जाना तो इसे पास्ट में ही पड़ेगा, क्योंकि तीन ऑप्शन पूरी तरीके से गलत हैं, एक ही ऑप्शन यहां पर सही है। तो वो हमारा ऑप्शन कौन सा है सही, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो रहा है, क्योंकि बाकी जो ग्रुप के पेयर हैं वो पेयर सही नहीं है, राइट। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, ही sang a song whenever he wanted, तो वह जब कभी उसका मन होता था वो गाना गाता रहता था। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गई, उसकी आदत हो गई, उसकी दिनचर्या तो है नहीं, उसकी मजबूरी भी नहीं है, लेकिन वो गाना गाता रहता था। ये क्या है, उसकी हैबिट्स इन द पास्ट, यानी कि उसकी भूतकालिक एक आदत यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। अगला हमारा जो नियम आता है वो कहता है टू एक्सप्रेस अ सिंगल ड्यूरेशन, एक सिंगल ड्यूरेशन में होने वाले सभी काम। सिंगल ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है कि कालांश या कालखंड, हमने लास्ट लेक्चर में इसको अच्छे से डिस्कस किया है कि कालांश या कालखंड क्या होता है, ठीक है। कालांश या कालखंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो रोहन स्लेप्ट फॉर 5 hours yesterday। अब कल वो सोया, लेकिन कितने घंटे सोया, 5 घंटे सोया। अब ये 0 से लेकर के 5 घंटे का एक जो टाइम है पूरा एक कालखंड हो गया। वो 5 घंटे तक सो रहा था, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, वह 5 घंटे सोया। मैं 2 घंटे पढ़ा, मैंने 3 घंटे मूवी देखा, राइट। कल मैंने अगर किसी एक लंबे समय तक, यानी कालखंड में, चाहे वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, भूतकाल में जाके थोड़ा और बढ़ा सकता हूं मैं इसे, 5 दिन, 10 दिन, ठीक है। उसने मेरे से 15 दिन बात नहीं की,
तो ये पास्ट टेंस है। कालखंड कितना हो गया, 15 दिन का हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी कोई कालखंड में अगर कोई कार्य होता है तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। इसीलिए यहां पर जो मेरी वर्ब थी वो क्या थी, स्लीप थी, जो पास्ट टेंस में जाके स्लेप्ट हो गई। सेम यहां पर मेरी जो थी लर्न थी, जो पास्ट टेंस में जाकर लर्न हो गई। मुकेश लर्न फ्रेंच फॉर 3 years। अब ये 3 साल का जो समय है ये पूरा का पूरा एक कालखंड है या कालांश है कि 3 साल तक उसने एक काम किया, तो हम यही कहेंगे कि 3 साल तक उसने फ्रेंच पढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी सिंगल ड्यूरेशन में कोई कार्य होता हुआ दिखाई दे तो उसे हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में रखना चाहिए। ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारा यहां रूल आता है टू एक्सप्रेस टाइम क्लॉज आफ्टर एंड बिफोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो इसे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, MI लिख देता हूं। एक्सप्रेस द टाइम क्लॉज, यानी कि ये टाइम को दर्शाने वाले क्लॉजेज हैं। और कौन कौन से क्लॉजेज आते हैं इसके अंदर, 2 क्लॉजेज हमारे बेसिकली आ जाते हैं, आफ्टर आ जाता है और बिफोर आ जाता है। तो आफ्टर और बिफोर से जब 2 वाक्य जुड़े हुए हों, जब 2 वाक्यों के मध्य आफ्टर या बिफोर लगा हो, तो वहां पर हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद में इस पर और डिस्कशन करेंगे। तो जब भी आफ्टर और बिफोर से 2 वाक्य जुड़े हों तो ये प्लस कौन है, ये प्लस ये दोनों है, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है प्लस के तौर पर। सिंपल पास्ट टेंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दोनों जगह हमें यहां पे किसका इस्तेमाल करना है, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। ही हैड लंच बिफोर ही वेंट टू स्कूल, यानी कि यहां पर मुझे क्या मिले, 2 वाक्य मिले और इन दोनों के बीच में क्या मिल गया, मुझे यहां पर बिफोर मिल गया। अब अगर मुझे ये वाक्य देकर के अगर इसका टेंस पूछा जाए तो मैं सिंपल पास्ट टेंस बता दूंगा, इसको देकर के इसका पूछा जाए तो मैं सिंपल पास्ट टेंस बता दूंगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, लंबा सा वाक्य होता है, एक वाक्य पूरा होता है, दूसरे वाक्य के अंदर डैश दे देता है, पूछते हैं बताओ भाई यहाँ क्या आएगा, जैसा अभी अपन ने व्हेनेवर के अंदर देखा था, राइट। तो जब हम इस तरीके के वाक्य देखते हैं तो हमें यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग भरना था, तो हमें यहाँ भरना था हैव के अकॉर्डिंग, और हमें यहाँ किसके अकॉर्डिंग भरना था, तो हमें यहाँ भरना था गो के अकॉर्डिंग। तो गो के अनुसार यहाँ क्या आएगा और हैव के अनुसार यहाँ क्या आएगा, अगर इस हिसाब से हम देखते हुए भरते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा नियम कहता है हैव हैड हैड से हमारी हैव की फॉर्म बनती है, गो वेंट गॉन से हमारी गो की फॉर्म्स बनती। तो दोनों जगह हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करके हमने इन दोनों ही वाक्य को किस में बना लिया, सिंपल पास्ट टेंस में बना लिया। आगे जो बात करने वाला हूं गाइस, उसके लिए पहले इतनी बात समझना जरूरी है। यहां तक की बात अगर समझ में आ गई तो फिर आगे की बात समझने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज कि जब 2 वाक्यों पर प्रश्न होता है, मैं कई बार कह चुका हूं इस लेक्चर में, शायद आपको लग रहा होगा कि मैं ओवर रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है ना, कि जब 2 वाक्य होते हैं ना तो एक वाक्य से हमें टेंस दर्शाने की कोशिश की जाती है और दूसरे वाक्य पर हमसे टेंस पे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पहला वाक्य या दूसरा वाक्य जो पूर्ण है उसको देखना जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि जो दूसरा ब्लैंक स्पेस है उसमें क्या आना है। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया कि ये जो वाक्य है इस वाक्य को घुमा दिया कि ये वाक्य और कैसे लिखा जा सकता है। तो इसमें मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या लिखा, बिफोर ही वेंट टू स्कूल कॉमा ही हैड लंच। यहां पे मैंने क्या किया, बिफोर ही वेंट टू स्कूल कॉमा ही हैड लंच। तो जब वो स्कूल गया उससे पहले उसने लंच खाया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इस वाक्य को लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया क्या, अगर आप एग्जैक्टली देखना चाहो तो यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा वाक्य जो है ये तो मैं ले आया नंबर 1 पोजीशन पे, और बाकी जो ये वाक्य बचा इसे मैं ले गया नंबर 2 पोजीशन पे, यानी इनको स्विच कर दिया, बिफोर से लेकर के यहाँ तक आगे डाल दिया, फिर कॉमा लगा के ही हैड लंच को पीछे डाल दिया। ये फॉर्मेशन भी सही है, ये फॉर्मेशन भी सही है, राइट। कंजक्शन जो है, संयोजक जो है, 2 वाक्यों के मध्य भी आता है और वाक्य के प्रारंभ में भी आ जाता है। तो उस तरीके से हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना है, हमें उसे स्वीकार कर लेना है। हमें तो सीधा सीधा ये देखना है कि बिफोर दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है। यहाँ क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म।
तो यहाँ क्या आएगी, नेचुरली वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यहाँ पर आएगी। अगला हम लोग एग्जाम्पल इसमें देखें, शी क्लीन्ड द रूम आफ्टर शी केम फ्रॉम स्कूल, यानी उसने अपना कमरा साफ किया स्कूल से आने के बाद। ठीक है, तो अब यहां पर मैं देखता हूं कि आफ्टर मिल गया मुझे, आफ्टर और बिफोर में से एक चीज चाहिए, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई। इसका मतलब कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस सिंपल पास्ट टेंस का रूल हम यहां पे फॉलो कर रहे हैं। आफ्टर शी केम फ्रॉम स्कूल, कॉमा यहां पे भी मैंने वही किया आगे पीछे, आफ्टर शी केम फ्रॉम स्कूल शी क्लीन्ड द रूम, स्कूल से आने के पश्चात उसने अपना कमरा साफ किया। तो दोनों जगह अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, नियम को लिखने में थोड़ा सा परिवर्तन है आगे पीछे होने का, लेकिन अर्थ नहीं बदल रहा है, अर्थ वही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो भाई स्कूल जाने से पहले कमरा साफ कर रही है, स्कूल जाने के बाद कमरा साफ कर रही है, ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इसकी पोजीशन चेंज भी कर देंगे तो भी अर्थ वही रहेगा। 11th क्लास वाले मेरी इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इस तरह के सेंटेंस जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है 11th एंड 12th क्लास दोनों में ही ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, 11th 12th दोनों। खास करके 11th में कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं कि वहाँ पर उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए वो एकदम से दिमाग में पहले 11th क्लास आया, क्योंकि वहाँ पर इसको बहुत जोर दे के पढ़ाते हैं हम लोग, ऐसे कि अरे भाई प्लीज़ ये देख लो, अरे ये देख लो, ये देख के जाओ, ये पढ़ के जाओ, इसे देखे इसे पढ़े बिना मत जाओ, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आने वाला है हमारा एक नियम, हमारा एक छोटा सा नियम जो है यहाँ पे आने वाला है। ये देखिए नीचे मैं एक नोट लिख करके लाया हूँ। तो ये नोट क्या कहता है, टू एक्सप्रेस टाइम क्लॉज आफ्टर और बिफोर, ऊपर भी ये लिखा हुआ है, टू एक्सप्रेस टाइम क्लॉज आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर एंड बिफोर, सिंपल पास्ट टेंस प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। ये मैंने यहां पर ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अभी इतनी देर से अपन इस नियम की बात कर रहे हैं और अचानक से मैं इस नियम के अगेंस्ट ये नियम लेकर के आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? सिंपल पास्ट टेंस प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों जुड़े हुए आफ्टर बिफोर से, सिंपल पास्ट टेंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस दोनों जुड़े हुए आफ्टर बिफोर से। कंफ्यूजन होना चाहिए, कंफ्यूजन होना बहुत जरूरी है। आप ये मान लीजिए कि मैं कंफ्यूज करने के लिए ही खड़ा हूं जितना कंफ्यूज होना है यहां मेरे सामने हो जाओ, और आप नहीं होगे तो मैं करूंगा, आगे होके आपको कंफ्यूज करूंगा, लेकिन वहां एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, वहां कंफ्यूज होना अलाउ नहीं है। यहां आप कंफ्यूज हो जाओ, पूछोगे 4 बार बताऊंगा 6 बार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट जब हम एग्जाम देने बैठे हैं तो क्लियर कॉन्शियस से बैठे। अब यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों बातों को कहने का भाव बदल रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, केवल भाव बदल जाएगा। जब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कल सोने से पहले खाना खा चुका था, दोनों बातों को हिंदी में ध्यान से सुनना, मैंने खाना खाया उसके बाद सो गया, पहला वाक्य, मैंने खाना खाया सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद आफ्टर सो गया सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, दोनों भूतकाल बन रहे हैं, सामान्य भूतकाल। अब इस बात को मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, सोने से पूर्व मैं खाना खा चुका था, सोने से पूर्व मैं खाना खा चुका था। तो अब यहां पर 2 बात आ गई, मैं सोया, खाना खा चुका था। तो अब यहां पर देखो बात को कहने का तरीका बदल गया। एक तरफ मैं केवल ये बता रहा हूं कि मैंने खाना खाया उसके बाद मैं सो गया, तो अगर इस भाव में जब वाक्य लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है सिंपल पास्ट टेंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, आई एट फ्रूट बिफोर आई वेंट टू स्लीप, खत्म। दोनों जगह मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा ली और सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट में बना लिया। लेकिन अगर अब मैं ये कहना चाहूं कि सोने से पूर्व मैं खाना खा चुका था, तो यहां पर क्या है कि कार्य में क्रम जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि मैं अभी से पीछे देख रहा हूं, भूतकाल और उसका भी भूतकाल,
तो अभी से पीछे देखूंगा तो सोया, सोना मेरा भूतकाल, और सोने से पहले क्या क्रिया हुई, तो सोने से पहले खाना खाने की क्रिया हुई, खाना खाने की क्रिया मेरी क्या हो गई, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गई। यानी कि जब भूतकाल में दो कार्यों का क्रम दिखाई दे तो पहला कार्य जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है और दूसरा कार्य जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में जाता है। तो कल मैंने दो काम किए, खाना खाया और सोया, बताओ पहला काम कौन सा, खाना खाने का काम पहला, तो उसको मैंने किस में रखा, पास्ट परफेक्ट में। दूसरा काम क्या किया मैंने, सो गया, तो दूसरा काम मेरा किस में चला गया, सिंपल पास्ट टेंस में दूसरा कार्य मेरा चला जाएगा, राइट। तो ये एक एक्सेप्शन केस है। अब एग्जाम में अगर ये ऑप्शन में आएगा तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा, ये ऑप्शन में आएगा तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन में आए, क्योंकि एग्जामिनर जो है, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला जो है, वो भी इस बात को जानता है कि ये दोनों ही फैक्ट हैं या ये दोनों ही रूल्स जो है काम करते हैं। जब मैं काम पर जोर दूंगा तो सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट, जब मैं क्रम पर जोर दूंगा, जब मैं उसकी सीरीज पर जोर दूंगा कि पहले ये हुआ उसके बाद मैंने ऐसा किया, राइट। दो वाक्य होते हैं ना, एक बड़ा गंदा सा एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, लेकिन पता नहीं, अगर आपको अच्छा ना लगे तो टोक देना। तो भूतकाल में दो कार्य हुए, पहले मैंने उसे मारा, उसके बाद उसने मुझे मारा, तो आई हिट हिम एंड ही हिट मी, ये एक सिचुएशन है। अब इस एक सिचुएशन में हमें दो बातें करनी है। पहली बात क्या, कि ही हिट मी, आई हिट हिम, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं दोनों को जोड़ूं आफ्टर और बिफोर से, तो केवल घटना बता रहा हूं कि भाई उसने मुझे मारा, मैंने उसे मारा, बात खत्म, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि उसने मुझे मारा, उससे पूर्व मैं उसे पीट चुका था मैंने उसे मारा, सॉरी उसने मुझे मारा, उससे पूर्व मैं उसे पीट चुका था, मतलब स्टार्टिंग मैंने की थी। तो देखो दोनों बातों में कितना अंतर आ गया। एक तरफ तो केवल सूचना मिली, हाँ तुमने इसे मारा, इसने तुम्हें मारा, और दूसरी तरफ क्या है, क्रम मिल रहा है हमें कि भाई वो मुझे उसने मुझे मारा, उससे पूर्व, उससे पहले मैं उसे पीट चुका था, मैं उसे मार चुका था। तो कहीं ना कहीं उसका रीजनिंग जो है वो दोनों के साथ में बैठ जाती है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रूल आता है टू एक्सप्रेस टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज में व्हेन और व्हाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि व्हेन और व्हाइल का इस्तेमाल कब किया जाता है, व्हेन और व्हाइल का इस्तेमाल किया जाता है दो कार्यों का एक ही समय पर होना, और लिख देता हूं, दर्शाता है। जब व्हेन या व्हाइल से जब कोई दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं, व्हेन या व्हाइल से जब कोई दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि भाई ये दोनों कार्य एक ही समय पर हुए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कल जब मैं पढ़ा रहा था तुम लोग क्या कर रहे थे, जब मैं YouTube पर पढ़ा रहा था तुम लोग क्या कर रहे थे, तो आप कहोगे कि सर कल जब आप पढ़ा रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे, राइट और रॉन्ग। जब मैं पढ़ा रहा था तब आप लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो दो कार्य हुए भूतकाल में एक ही समय पर, मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना, राइट और रॉन्ग। मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना एक ही समय पर होने वाले कार्य हैं। ये दोनों कार्य जो हैं एक ही समय पर हो रहे हैं। तो इन दोनों कार्यों से जो वाक्य बनेंगे उन्हें जोड़ने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, या तो व्हेन का इस्तेमाल करूंगा या फिर व्हाइल का इस्तेमाल यहां पर कर, राइट। ऐसी कंडीशन में हमें दो तरह के वाक्य मिलते हैं, या तो दोनों के दोनों वाक्य जो हैं सिंपल पास्ट टेंस में होंगे, या एक वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में और एक वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है। या तो दोनों सिंपल पास्ट के होंगे या एक सिंपल पास्ट और एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या कहता है। He entered the room when I saw him। तो जब मैंने उसे देखा उसने कमरे में प्रवेश किया। तो अब ये दोनों के दोनों कार्य एक ही समय पर हुए, कमरे में प्रवेश करने का कार्य और मेरा उसे देखने का कार्य। दोनों कार्य कब हुए,
एक ही समय पर हुए, एक ही समय बिंदु पर हुए। इसलिए मैंने क्या किया, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए मैंने इस्तेमाल कर लिया किसका, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए मैंने इस्तेमाल किया व्हेन का, ताकि मैं ये दर्शा सकूं कि दोनों कार्य एक ही समय पर हो रहे हैं। और क्योंकि दोनों कार्य एक ही समय पर हो रहे हैं और सिंपल पास्ट टेंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस का रूल यहां पर लगा है, तो मैंने यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी और यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी। राइट और रॉन्ग? सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी मैंने वही किया है, आगे पीछे घुमा दिया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, आप चाहो तो इस वाक्य को आगे भी ले जा सकते हो और बाकी का वाक्य पीछे ला सकते हो। आप चाहो तो ऐसे भी इस वाक्य को बना सकते हो। आगे मैंने अच्छे से समझा दिया है कि कैसे ये हो रहा है। राइट, चलिए इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। ये कॉमा तो सही लगा हुआ है, इसे लगा रहने देते हैं। When he heard a sound, जब उसने एक साउंड, उसने एक आवाज सुनी, he opened the door, उसने दरवाजा खोला। ठीक है, तो उसने दरवाजा किस समय खोला, जब उसने आवाज सुनी। उसने आवाज कब सुनी, जब उसने दरवाजा खोला। यानी कि दोनों कार्य कब हो रहे हैं, एक ही समय पर हो रहे हैं। इस वजह से हमने इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी है। इस वजह से हमने इसमें कौन सी रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रख के इस सेंटेंस को हमने फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग बनाया है। सिंपल पास्ट टेंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस का रूल हम यहां फॉलो करते हुए इसे बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मुकेश वॉज लर्निंग इंग्लिश व्हेन आई कॉल्ड हिम। मुकेश अंग्रेजी पढ़ रहा था जब मैंने उसे पुकारा। अब यहां पर देखो क्या हुआ, ये समय बिंदु है, सॉरी ये टाइमलाइन है। इसमें इसी समय पर दो कार्य हो गए, इसी बिंदु पर। इसी बिंदु पर उसने आवाज सुनी और इसी बिंदु पर उसने दरवाजा खोला। इसी बिंदु पर उसने रूम में एंटर किया और इसी बिंदु पर उसने उसे देखा। तो जब एक ही बिंदु पर कोई कार्य हो रहा हो, जब कोई भूतकाल में दो कार्य एक ही समय बिंदु पर हो रहे हो, एक ही टाइम पॉइंट पे हो रहे हो, तो वहां पर हम सिंपल पास्ट टेंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल कब करते हैं, इसमें हमें दो कार्य होते हैं। ये कार्य यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, लेकिन उस बीच में इस समय बिंदु में एक कार्य और हुआ। एक कार्य तो यहां से यहां तक जारी है और उस बीच में इस टाइम पॉइंट पे आके एक कार्य और हुआ। कैसे कि भैया ये जो अंग्रेजी पढ़ रहा था, ये 9 बजे पढ़ने बैठा और 10 बजे तक कल इसने अंग्रेजी पढ़ी, लेकिन इसके बीच में कितना हो गई, 9:42 के आसपास मैंने इसे पुकारा। मैंने क्या किया, इसे पुकारा। तो अब क्या हुआ कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कार्य चल रहा था, तो जो कार्य चल रहा था वो किस में चल जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, क्योंकि ये कार्य तो जारी था ना। ये कार्य क्या था, जारी था। और उसके बीच में एक काम हुआ। कॉल्ड का मतलब क्या होता है, पुकारना। वैसे कॉल का मतलब फोन करने वाले सेंस में भी कह सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पुकारने वाले सेंस में लिया है कि भाई वो पढ़ रहा था जब मैंने उसे पुकारा। तो पढ़ रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पुकारा कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहां पर हमने इसे सिंपल पास्ट टेंस में रखा, क्योंकि ये क्षण मात्र के लिए कार्य हुआ, कॉन्टिन्यूटी में नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि जितनी देर वो पढ़ रहा था उतनी देर में उसको पुकार रहा था, ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चल जाते। ठीक है, जैसे कि मेरी माँ खाना पका रही थी, मैं टीवी देख रहा था। अब यहाँ तो दोनों ही कार्य जारी हैं, एक ही समय पर, एक ही कालखंड में दोनों ही कार्य जारी हैं। तो हम वो बात नहीं कर रहे, वो बात हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि जब एक कार्य जारी था, चल रहा था, उसके बीच में दूसरा कार्य हुआ, क्षण मात्र के लिए हुआ, तो वहां पर हम कौन सा टेंस रखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम वहां पर रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाइल निधि वॉज कुकिंग फूड शी नोटिस्ड मी। जब निधि खाना पका रही थी, उसने मुझे देखा या उसने मुझ पर ध्यान दिया। और ध्यान कैसे दिया जाता है, एक क्षण के लिए से, अरे ओके, एकदम से हम किसी चीज को देखते हैं, एक क्षण के लिए देखते हैं तो नोटिस कहलाता है। अगर मैं लगातार किसी चीज को देखे ही जा रहा हूं तो फिर तो वॉचिंग हो गया। ठीक है, नोटिस तो क्षण मात्र का होता है। तो वॉज कुकिंग जो है यहां पर मेरा बताता है कि एक कार्य जो है भूतकाल में जारी था और उस बीच, उस दौरान क्षण मात्र के लिए एक कार्य और हुआ। कौन सा, नोटिस करने का या ध्यान देने का। राइट, तो
तो यहाँ पर हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं स्लाइड पे, भूतकाल में दो कार्य एक बिंदु पर एक क्षण के लिए खट करके हुए, तो सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट। एक कार्य जारी था, उसके बीच में एक कार्य क्षण मात्र के लिए हुआ, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस सिंपल पास्ट। इतनी सी बात हमें इस पूरी स्लाइड में समझनी है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी एक ट्रिक है कि कैसे पता लगाएं कि सिंपल पास्ट ही लगेगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगेगा, है ना। मान लीजिए कभी इन दोनों के बीच में अगर क्वेश्चन बन जाता है कि सिंपल पास्ट लगेगा या पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगेगा, तो उसको पहचानने की एक दो ट्रिक्स हैं। वो ट्रिक्स मैं आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताऊंगा, जब अपन कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट करेंगे उसमें बताऊंगा, है ना। अभी नहीं बताऊंगा, मन बहुत हो रहा है लेकिन बताऊंगा नहीं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना। तो अभी के लिए आप हम यही मानेंगे कि एक कार्य जारी था, उस बीच में एक कार्य हुआ, तो सिंपल पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। दोनों कार्य एक ही समय में भूतकाल में एक ही समय बिंदु पर हुए, तो उसके लिए सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ रूल आ जाता है टू एक्सप्रेस फ्रेजेस, यानी कि ये जो फ्रेजेस हैं, ये जो वाक्यांश हैं, ये वाक्यांश कौन से हैं? इट इज टाइम, पहला वाक्यांश हमें यहाँ पे क्या मिलता है? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम अबाउट। इन तीनों को समझ लो कि ये तीनों के तीनों बताते हैं कि भूतकाल में इसी समय पर। इन तीनों का एक मोटा मोटा अर्थ क्या निकल जाता है? भूतकाल में इसी समय पर क्या हुआ? बताओ, कल आपका कल भूतकाल था, कल इस समय पर क्या हुआ? वो चीज़ मेरे को बता दो। वो चीज़ मेरे को बता दोगे, मैं इसके साथ इसके आगे एज इट इज सिंपल पास्ट टेंस में लिख दूंगा। कौन सी बड़ी बात है? समझ रहे हो मेरी बात? ये क्या बताता है? इसी वक्त पर, भूतकाल में। अब इसी वक्त पर कल, इसी वक्त पर परसों, इसी वक्त पर 3 तारीख को, इसी वक्त पर पिछले साल की 4 तारीख को, व्हाट्सोएवर, कुछ भी, लेकिन इसी वक्त पर भूतकाल में दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम अबाउट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ में जो भी वाक्य बनेगा, इसके साथ जो भी वाक्य आ जाए वो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला वाक्य होना चाहिए, यानी कि वाक्य किस में होना चाहिए? सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए। इट्स एविडेंट, नियम है, इसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो भूतकाल में अगर कोई कार्य हो रहा है जिसका समय निश्चित है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल पास्ट टेंस में वो वाक्य चला जाएगा। इट इज टाइम द बस लेफ्ट द स्टेशन, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट इज टाइम व्हेन द बस लेफ्ट द स्टेशन। इट इज हाई टाइम बॉयज प्लेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट इज टाइम अबाउट ही सॉ अ गोस्ट। ये मुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था गोस्ट के अलावा उस समय जब एग्जाम्पल बना रहा था। तो इट इज टाइम अबाउट, ये वही समय है जब उसने भूत देखा। ठीक है। अब इनके आगे क्या है? कोई भी पास्ट एडवर्ब आ सकता है, कोई भी पास्ट एडवर्ब आ सकता है, ताकि आपको और क्लियरिटी मिल जाए। लेकिन अगर पास्ट एडवर्ब नहीं आता तो क्या हम इसका टेंस चेंज कर सकते हैं? बात ध्यान से सुनना। इन सब के साथ वाक्य बनने वाला वर्ब की सेकंड फॉर्म से सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य बनता है, नंबर 1। नंबर 2, इनके साथ में कई बार टाइम को और ज्यादा स्पेसिफिक करने के लिए पास्ट का कोई एडवर्ब आ जाता है। ठीक। अगर इसके साथ पास्ट का एडवर्ब नहीं आए तो क्या इनका टेंस चेंज हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये जो 3 है ना, ये मान लीजिए कि ये तीनों के तीनों एडवर्ब का ही रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी बता चुके हैं कि भैया ये बात ही पास्ट टेंस की हो रही। वाक्य के शुरुआत में ही हमें पता चल गया कि ये बात ही पास्ट टेंस की है, पास्ट टेंस के अलावा और किसी टेंस की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बात ही पास्ट टेंस की हो रही है। राइट। तो इनके साथ बनने वाले वाक्य हमेशा सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। नेक्स्ट आता है जिस पर आप सभी लोगों का भरपूर प्यार मिला मुझे, और सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों का मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। आप लोगों ने जितना प्यार दिया, जितना आप लोगों ने कमेंट किया, कई लोगों ने काफ़ी रिसर्च करके लिखा है। मतलब उन्होंने तो मतलब ये है कि अगर फ़ोन नंबर मिल जाए तो अपनी रिसर्च जो टीम है उसका हिस्सा बना लूँ मैं, कि आओ यार थोड़ा सा और कुछ रिसर्च करते हैं। इतनी प्यारी लैंग्वेज,
इतनी सरल लैंग्वेज के अंदर कई बार मुझे ऐसा लग जाता है कि यार शायद मैं बहुत टिपिकल लैंग्वेज में समझाता हूँ, बहुत कठिन भाषा में समझाता हूँ, बच्चा समझेगा नहीं समझेगा क्या होगा, क्योंकि आप लोग सामने नहीं हो ना। सामने हो तो शक्लें दिख जाए कि हाँ सारे कंफ्यूज बैठे हैं। आप लोगों को मैं इस खिड़की के जरिए देखता हूँ, आप लोग भी मुझे इस खिड़की के जरिए देखते हैं, ठीक है। हाँ, नीचे से एक लेटर बॉक्स के लिए थोड़ा सा स्पेस है जहाँ से आप मुझे चिट्ठियाँ लिख सकते हैं, मैं आपको चिट्ठियाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये ज़रूर है, लेकिन सच में मैंने इसके जो आंसर्स पढ़े ना, मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ आई वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। मतलब मुझसे ज़्यादा खुश इंसान उस समय और कोई नहीं था। इतना रिसर्च करके, इतना ढूंढ के, इतना पढ़ के, उसकी लैंग्वेज सेट करना, उसके बाद उसे टाइप करना, उसके बाद कमेंट करना। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो आप लोगों ने जिसने जो जो चीज़ें लिखी है सारी बिल्कुल सही थी, आप लोगों की नॉलेज बिल्कुल सही थी, आपका डेटा बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। आप लोगों में से मोस्टली लोग तो समझ ही चुके होंगे, इतनी रिसर्च करके आए तो पहले ही पता होगा। टू एक्सप्रेस कंडीशनल क्लॉज इफ, कंडीशनल क्लॉज इफ जो है वो भूतकाल में आप ये मान लीजिए कि काल्पनिक किस्म के वाक्य बनाता है, ठीक है ना। इसे मैं इंग्लिश में हमेशा कहता हूं कि ये जो बनाएगा ना, ये बनाएगा अनरियल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस। अनरियल पास्ट का क्या मतलब है और रियल पास्ट का क्या मतलब है? तो रियल पास्ट का ये मतलब होता है कि भूतकाल में जो घटना वास्तविकता में हुई है उसे हम रियल पास्ट टेंस कहेंगे। भाई कल मैंने खाना खाया, तो कल मैंने खाना खाया था ना, ये कार्य हुआ था ना, तो वास्तविक भूतकाल है, रियल पास्ट है। अगर मैंने कल खाना नहीं खाया होता तो, लेकिन मैंने तो कल खाना खाया था, तो अनरियल पास्ट हो गया, क्योंकि पास्ट में तो मैंने खाना खाया था ना। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मैंने कल खाना नहीं खाया होता तो नहीं खाया वाली सिचुएशन तो कल हुई नहीं, 3 टाइम खाया है, दबा के खाया, क्या कर सकते हैं। तो ये कैसा पास्ट है? अनरियल पास्ट। कल YouTube पर मेरी क्लास नहीं, मतलब सैटरडे को, सॉरी कल तो नहीं आई थी, वो रियल पास्ट हो जाएगा, कल संडे था, तो परसों यानी कि सैटरडे को अगर मेरी क्लास YouTube पर नहीं आई होती तो, लेकिन ये तो अनरियल बात है ना। रियल बात तो ये है कि हाँ मेरी क्लास आई थी YouTube पर, राइट। डिफरेंस समझ में आ रहा है रियल और अनरियल पास्ट का। तो जब भी अनरियल पास्ट में सेंटेंसेस बनते हैं तो सेंटेंसेस का फॉर्मेट ऐसा रहता है, इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। अगला जो वाक्य है वो भी सिंपल पास्ट टेंस ही कहलाता है, लेकिन उसमें वुड का प्रयोग हो जाता है। किसका प्रयोग हो जाता है? उसमें वुड का प्रयोग हो जाता है। सेम कंडीशन में इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस में जो वाक्य बनता है वो सिंपल पास्ट टेंस ही कहलाता है, लेकिन उसमें माइट का प्रयोग हो जाता है। किसका प्रयोग हो जाता है? माइट का प्रयोग हो जाता है। आप लोगों ने यहां पे मुझे एक चीज और लिख के दी है कि सर कुड का भी प्रयोग हो जाता है। देखो कुड का प्रयोग जो है अगर हम करते हैं या माइट का प्रयोग हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात जाकर के इस टॉपिक से कनेक्ट हो जाती है, मॉडल से कनेक्ट होना शुरू हो जाती है ना। लेकिन वुड तक अगर आप रहते हैं तो ये प्योरली आप इसे टेंस का क्वेश्चन कह सकते हैं। लेकिन अगर वुड से बाहर जा करके कुड में या माइट में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप समझ लीजिए कि टीचर जो है कहीं ना कहीं टेंस और मॉडल के बीच में चल रहा है, क्योंकि जब तक माइट पे जाएगा तब तक बहुत ज़्यादा जो मे और माइट के रूल हैं उन्हें फॉलो नहीं करता है, ठीक है। एक संभावना मात्र बताता है, क्योंकि यहाँ पे भी संभावना मात्र ही होती है। लेकिन जब कुड का प्रयोग करता है तो फिर वो सामर्थ्य, फिर वो वहाँ पे उस वे में आ जाता है कि भैया अब तो मैं कैन कुड वाले रूल की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा वो वहाँ पे कुड का यूज़ करने से क्या है, एग्जामिनर बचता है कि यार मैं कुड पे क्वेश्चन ना पूछूं। 99% उसका जो फोकस रहता है क्वेश्चन पूछने का वो रहता है वुड पे। वुड पे वो क्या है, बिल्कुल सेफ पोजीशन में बैठा है कि भैया प्योरली टेंस का क्वेश्चन है और टेंस के अकॉर्डिंग आंसर दो। माइट पे जाता है तो उसका जी थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, कुड पे जाता है तो फिर उसको लगता है कि यार अब मुझे ही नहीं पता चल रहा है कि इसका आंसर मैं मॉडल के अकॉर्डिंग दूं कि टेंस के अकॉर्डिंग दूं। हालांकि आंसर एक ही बनता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मॉडल से दो चाहे टेंस से दो, आंसर एक ही बनता है ना। तो कुड को लेकर के मैंने ये देखा है, प्रैक्टिकली ये देखा है कि कुड का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, माइट का 5% 10% प्रयोग हो जाता है,
99.99% मैं तो यही कहूंगा कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो वुड पे बनेगा, अगर इस रूल से क्वेश्चन आता है तो। चलिए अब देखते हैं जरा इसके एग्जांपल्स देख लें क्या लाया हूं मैं। इफ ही एंटर्ड द रूम आई वुड सी हिम, अगर उसने कमरे में प्रवेश किया होता, ऐसा बोल रहा हूं मैं, अगर उसने कमरे में प्रवेश किया होता तो मैं उसे देख लेता, आई वुड सी हिम यानी वो मुझे दिख जाता। इफ ही हर्ड अ साउंड, अगर वो कोई आवाज सुनता, ही माइट ओपन द डोर, तो शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि वो दरवाजा खोलता कि नहीं खोलता। माइट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अब देखो, अब मेरे को भी यही डर लग रहा है ना कि मैं धीरे धीरे ना चाहते हुए भी मॉडल में एंटर हो जाऊंगा अभी। माइट का यहां पर जो सेंस है वो ये है कि भाई अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जब भूतकाल में एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो, है ना, जब भूतकाल में एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो, अगर वो मदद मांगता तो मैं करता, उसने मांगी नहीं तो मैं क्यों करूं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर भूतकाल में कोई वाक्य बन रहा है कंडीशनल सेंटेंस में तो समझ लो कि ये जो सेकंड वाला कार्य है ना, ये पहले वाले कार्य पर निर्भर है। अगर ये होता तो ये होता, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये नहीं हुआ, इसलिए ये भी नहीं हुआ, आपने मदद मांगी नहीं तो मैंने की नहीं, राइट और रॉन्ग। तो ये काम जो है ये सारे के सारे अनरियल पास्ट है, ये सारे के सारे काल्पनिक वाक्य। इफ ही हर्ड अ साउंड ही माइट ओपन द डोर, अगर वह आवाज सुनता तो वह शायद दरवाजा खोलता। माइट का प्रयोग यहाँ पर मैं दो तरीके से देख सकता हूं। पहला तरीका ये कि माइट इस रूल से आ गया, और दूसरा तरीका ये मिल गया मुझे कि जहां रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, किसी भी कार्य के ना होने की संभावना अधिक हो, किसी कार्य के होने की संभावना हो तो हम मे बोलते हैं, किसी कार्य के ना होने की संभावना अधिक हो तो उसके लिए हम क्या है, माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू माइट फेल द एग्जाम, ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि आपके फेल होने की संभावना ना के बराबर है, इसलिए मैंने माइट का प्रयोग किया। अगर कोई कहे ना यू मे फेल, इसका मतलब उसको लग रहा है कि आप टपक सकते हो, आप खतरे की घंटी पे हो अभी। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि मे का मतलब जहां कार्य के होने की संभावना अधिक हो, माइट का मतलब जहां कार्य के ना होने की संभावना अधिक हो। इफ मुकेश लर्न इंग्लिश आई वुड आस्क हिम, अगर मुकेश ने अंग्रेजी पढ़ी होती तो मैं उससे पूछता। इफ निधि कुक्ड फूड शी माइट टेस्ट इट, अगर निधि ने खाना पकाया होता तो शायद वो उसे चखती। तो इस तरीके से हम लोग वुड का और माइट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कुड का यूज भी कर सकते हैं, सेंस वही रहेगा, लेकिन कुड में आप कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन को, पावर को, है ना, शक्ति को, सामर्थ्य को, क्षमता को, दक्षता को, इन चीजों को आप कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लोगे मीनिंग में, ठीक है। कि भाई जैसे अगर मैं कहूं इफ निधि कुक्ड फूड शी कुड टेस्ट इट, शी कुड टेस्ट इट का मतलब क्या है, उसको इतनी परमिशन है कि वो उसे चख सकती थी, उसे कौन मना करने वाला है, पकाने वाली वो है, कल को जहर मिला दे मना करे तो इसलिए क्या है कि वो सेंस थोड़ा सा बदल जाता है। अगर आप लिख रहे हैं इंग्लिश, मेरी राय में तो हमेशा वुड का इस्तेमाल करना। अगर कभी भूतकाल में ऐसा वाक्य बनाने की बारी आ भी जाए ना, तो हमेशा इस्तेमाल किसका करना है, हमें वुड का इस्तेमाल करना है। माइट और कुड में जाना ही मत। माइट और कुड को कहाँ कंसिडर करना है, जहां एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछा गया है कि भाई ये 4 ऑप्शन है, उसमें वुड दिखाई ना दे, कुड और माइट दिखाई दे तो आप उसे कंसिडर करो, बाकी टाइम उसे कंसिडर मत करो, ठीक है। बाकी टाइम आप नॉर्मली जो हमारा रहता है वही रखो। अच्छा, हम आपके लिए आज 10 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आप लोग सॉल्व करेंगे और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस के ये हमारे रूल्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। रूल्स आर ओवर। 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। प्लीज़ वीडियो पॉज करके सॉल्व करते चलिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में इसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट शी डैश द फोन एंड देन शी डैश डाउन द मैसेज। गाइज ए हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ही आंसर्ड द फोन, पहले उसने फोन का जवाब दिया, देन शी रोट डाउन द मैसेज, फिर उसने जो भी फोन पे उसे मैसेज या संदेश मिला उसे उसने लिख दिया। सेकंड हमारा यहां ऑप्शन है आंसर्ड और इज राइटिंग। ऐसा कोई रूल नहीं है जो सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन बनाता हो। ऐसा भी कोई नहीं है जो सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन बनाता हो। राइट नाउ तो वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एडवर्ब है, तो अले ओ माय गॉड, मैंने तो उस सवाल का जवाब दे दिया।
जो आप लोग कमेंट में पूछते रहते हो, सर ये नाउ आता है, एट द मोमेंट आता है, एट द टाइम आता है, राइट नाउ आता है, एट दिस मोमेंट आता है, एट दिस वेरी टाइम आता है, तो आप इन्हें अंडरलाइन क्यों करते हो? मैं इन्हें अंडरलाइन इसलिए करता हूं क्योंकि ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं और ये जितने मैंने अभी बोले सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दर्शाते हैं, इसलिए मैंने ये अंडरलाइन कर लेता हूं। मेरा जो आंसर फाइंडिंग का तरीका है वो यही है कि मैं सबसे पहले एडवर्ब्स को, कंजक्शंस को और अगर कोई स्पेशल वर्ड आ रहा है तो उसे अंडरलाइन करता हूं ताकि आंसर सॉल्व करने में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब टाइम मिल जाता है, जब मन होता है, तो मैं अभी भी क्वेश्चन आंसर्स की, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता हूं और एज ए स्टूडेंट ही बैठता हूं, एज ए स्टूडेंट ही सारी चीज़ों को फटाफट करने की कोशिश करता हूं, अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, मैथ्यू डैश हिज फेवरेट टीवी प्रोग्राम लास्ट नाइट। ऑप्शंस, आंसर। चलो, वॉचेस हो नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात है और हम बात कर रहे हैं लास्ट नाइट की। वॉज, वॉच्ड हो नहीं सकता क्योंकि वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है या फिर इसके बाद सीधा कोई कॉम्प्लीमेंट आता है, कभी भी कोई वर्ब नहीं आती। थर्ड, वॉच हो नहीं सकता क्योंकि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, ये चला जाएगा प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। वॉच्ड बचा लास्ट हमारा ऑप्शन और यही हमारा करेक्ट आंसर है, वॉच्ड मैथ्यू के साथ। लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार, जिंजर डैश हर रूम। आंसर देखते हैं। अभी बताया वॉज के साथ क्लीन तो आएगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट आएगा। टाइडियड हमारा सही आंसर है। टाइडी करने का मतलब होता है व्यवस्थित करना, ठीक है, कमरे को व्यवस्थित करने के अर्थ में आता है। वॉज वैक्यूम्ड, वैक्यूम्ड का मतलब होता है सफाई करना, वैक्यूम करने का मतलब होता है, वैक्यूम क्लीनर होता है ना जिससे अपन सफाई करते हैं, वो घर घर करके आवाज करता है, कचरा सोख लेता है पूरा अपने अंदर, वैक्यूम क्लीनर उस वे में कहा गया है वैक्यूम्ड, लेकिन वॉज के साथ है इसलिए गलत है। टाइडियस, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, तो इसमें भी हमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डैश यू डैश फॉर लंच। सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग क्या बनाओगे? चलो, जो मैंने अभी बीच में एक बार लिख करके दिखाने की, आपको 4 ऑप्शन बना करके और कुछ समझाने की कोशिश की थी कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमें क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं होती, हम बिना क्वेश्चन के भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर अगर मेरे पास ये क्वेश्चन ना भी हो ना, क्योंकि मैंने यहां पे देखो कोई भी ऐसी चीज नहीं लगाई जिसके अंदर मुझे पता चले कि ये सिंपल पास्ट टेंस का है। वॉट सिंपल पास्ट टेंस को दर्शाता नहीं है, यू नहीं दर्शाता, फॉर लंच दर्शाता नहीं, ये तीनों ही चीजें जो है सिंपल पास्ट टेंस को नहीं दर्शाती हैं, लेकिन फिर भी मैं यहां पे सिंपल पास्ट टेंस में अपना आंसर बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा? चलो, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है। कहां किया जा सकता है? सिंपल पास्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। सिंपल पास्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। डिड के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो ये मेरा ऑप्शन ही गलत है। वर के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, या तो आएगी आईएनजी फॉर्म या फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट, अभी अभी बात की थी, ठीक है। ये 2 ही ऑप्शन है, तो यहां पे हैव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, आर के साथ भी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, आर के साथ भी सेम, या तो आईएनजी फॉर्म आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा। मेरे 3 ऑप्शन ही गलत है, ये जो जोड़ा है ना, ये जोड़ा ही गलत है, तो मैं तो केवल इस जोड़े को देख रहा हूं, मुझे सवाल से मतलब नहीं, मुझे देखना ही नहीं क्वेश्चन, क्या काम मेरे को क्वेश्चन से, जब मेरे 3 ऑप्शन के पेयर गलत हैं और केवल एक ऑप्शन का पेयर सही है, तो नेचुरल सी बात है ना, मेरा आंसर तो वही हो जाएगा। मैं क्यों दिमाग लगाऊं फालतू का कि यार यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, या मुझे कोई एडवर्ब तो मिला नहीं सर, मैं कैसे सिंपल पास्ट टेंस करूं। आप सिंपल पास्ट टेंस इसलिए करेंगे क्योंकि आप कुछ और कर नहीं सकते इसीलिए करेंगे, और क्यों करेंगे, राइट। एलेक्सा एंड फेलिक्स डैश फिशिंग यस्टरडे आफ्टरनून। अच्छा, कल आफ्टरनून की बात हो रही है, चलिए साहब वापस वही ग्राम कथा, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है,
फिर से मुझे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, आपको है क्या? वर के साथ गो लग नहीं सकता, आर के साथ गो लग नहीं सकता, वेंट आ सकता है, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती नहीं है, क्या करें? चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दे डैश देयर होमवर्क लास्ट नाइट। ऑप्शंस देखें हम लोग, हमारे पास क्या ऑप्शन है, चलिए आंसर डिस्कस कर रहा हूं गाइस। वर नॉट डू हो नहीं सकता, वर नॉट डू जो है वो हो नहीं सकता, क्योंकि वर के साथ वापस वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी आएगा या फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ये हो नहीं सकता। नॉट डिड हो नहीं सकता, क्योंकि डिड नॉट होता है, नॉट डिड क्या होता है, डिड नॉट डिड हो नहीं सकता, क्योंकि डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहां पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और डिडंट डू जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, तो डी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन मैं जानबूझ करके ऐसे लेके आया क्योंकि मुझे एक बात करनी थी आप लोगों से, और क्योंकि अब ये क्वेश्चन आ चुका है तो मैं वो बात कर सकता हूं। ये बात है इन दोनों को लेकर के, पहले लेक्चर में भी एक बार हो चुकी है, फिर से कर रहा हूं, ठीक है। हैव और डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, साथ ही साथ ये मेन वर्ब्स भी हैं, ठीक है। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो हमेशा इनके बाद में कोई ना कोई मेन वर्ब दिखाई देती है, लेकिन जब ये मेन वर्ब होती हैं तो ये इस तरीके से चलती है, हैव, हैड, हैड, ये चलेगी, डू, डिड और डन, ठीक है। ये मेन वर्ब के तौर पर ये दोनों इस तरीके से कार्य करती हैं। तो यहां पर जब मैंने कहा डिड नॉट डू, तो यहां पर ये जो डिड आया है ना, ये आया है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और ये जो डू आया है ये आया है मेन वर्ब के तौर पर। एक पहले भी एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हैव का यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है, फिलिप एंड रॉबर्ट डैश हाइड एंड सीक व्हेन दे वर लिटिल। व्हेन दे वर लिटिल का मतलब क्या है, जब वे छोटे थे। जब वो छोटे थे तो कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। प्लेज होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट टेंस में भी प्लेज नहीं बनेगा। प्लेड करेक्ट आंसर है, वर प्ले होता नहीं, वर प्लेड होता नहीं, ये एक ही चीज है, 4-5 बार हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फादर डैश टू न्यूयॉर्क यस्टरडे। मेरे पिताजी कल न्यूयॉर्क क्या। देखो ये क्वेश्चन टेंस का नहीं है, ये क्वेश्चन वर्ब का है। जिसे वर्ब की फॉर्म आएगी वो कर लेगा, जिसे नहीं आएगी वो नहीं करेगा। तो फ्लाइड गलत, फ्लूड गलत, फ्लू सही, फ्लाइड गलत। फ्लाई की फॉर्म्स फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ठीक है। फ्लाई की जो वर्ब्स की फॉर्म चलती है वो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन चलती है, ठीक है। तो उस वजह से हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग फ्लू जो है वो सही आंसर बन गया। नेक्स्ट है, पीपल ट्रेवल्ड ऑन हॉर्सेस। इसमें से मुझे बताओ कौन सा वो एडवर्ब है जो पास्ट टेंस को बताएगा, कौन सा एडवर्ब पास्ट टेंस को दर्शाएगा। एट द मोमेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट ईयर फ्यूचर टेंस, टुमारो फ्यूचर टेंस। तो पास्ट का कौन सा हुआ, 100 years अगो। और पास्ट का मैंने यहां कैसे तय किया, क्योंकि यहां लिखा हुआ है ट्रेवल्ड। आई मेरी बात समझ में। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला देखिए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल डैश द टेलीफोन इन 1876। वॉज इन्वेंटर, इन्वेंटेड, इन्वेंटिंग। तो वॉज इन्वेंट हो नहीं सकता, बात कर चुके हैं। वॉज वर्ब के साथ क्या क्या आ सकता है। इन्वेंटर तो वर्ब है ही नहीं, इन्वेंटर तो हमारा नाउन है। इन्वेंटर किसे कहते हैं, खोज करने वाले को। जैसे मैंने अगर किसी विधि की खोज की है तो मैं इन्वेंटर हूं उसका। तो मैं वर्ब की जगह जाके क्या करूंगा, मैं तो सब्जेक्ट हूं, मैं तो उधर आगे जाऊंगा। तो इसके टेलीफोन के जो इन्वेंटर है वो कौन है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है वो उसके इन्वेंटर है, ठीक है ना, खोज करता। इन्वेंटेड मेरा राइट आंसर है, इन्वेंटिंग होगा नहीं क्योंकि आगे मुझे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा लेक्चर है आज का।
तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। और प्लीज़ पूछते रहिए, जैसे आप पूछते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स में मेरी बहुत कोशिश रहती है कि जो भी मीनिंगफुल क्वेश्चंस हैं मैं उनका आंसर दूं। और लास्ट लेक्चर में या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि कई स्टूडेंट से मेरी 6-7 कमेंट में भी बात हुई है कि 6-7 4-5 बार उनका कमेंट आया है, 3-4 बार मैंने कमेंट किया है, उनको रिप्लाई किया है। तो कीप आस्किंग, पूछते रहिए जो भी आपको लगता है, कहीं पर आपको कोई डाउट है और अगर आगे के लिए आप कोई अच्छे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, कोई आप बता सकते हैं कि आगे और से क्या बेहतर किया जा सकता है, तो आई ऑलवेज वेलकम योर व्यूज़। आपके जो भी नज़रिए हैं, दृष्टिकोण है, उनका हमेशा स्वागत है। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखें और मस्त रहें और ऐसे खुशी खुशी इंग्लिश सीखते रहें। थैंक यू, बाय।